एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर शेयरिंग, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो लॉकडाउन की प्रॉब्लम के कारण स्कूल्स वगैरह ओपन नहीं हो पा रहे हैं, और इस चीज़ को थोड़ा सा लाइटली ना लेते हुए हम लोग अपनी जर्नी को बिगिन करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, पावर शेयरिंग। अब देखो, सबसे पहले मन में तो एक समझ लो कि पावर शेयरिंग होती क्या है और क्यों जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वाई से। अब वाई को जानने के लिए ना सबसे पहले दिमाग में डाल लो क्वेश्चन मार्क, कि भैया वाई ही क्यों, और वाई को समझने के पीछे रीजन क्या है। तो वाई के लिए हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर बेल्जियम देश के बारे में और एक हमारे प्यारे श्रीलंका के बारे में। अब श्रीलंका का एक चीज याद रखना, सबसे अच्छा यूज ये है कि वो इंडिया को लोकेट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बेल्जियम जैसी कि एक यूरोपियन नेशन जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहां की एथनिक कंपोजिशन जानते हैं। एक चीज और बिल्कुल आप लोग माइंड में डाल के रखिए कि दुनिया में कोई भी सोसाइटी है वो कंप्लीटली एक ही एथनिक कंपोजिशन से नहीं बन सकती है। उसमें बहुत सारी आपको एथनिसिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा गिटार बजा सकता है, कोई अच्छा फ्लूट बजाता है, तो कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है। आप सबसे ही उम्मीद नहीं कर सकते हो कि सब एक ही चीज को या एक ही चीज को कर सकते और एक जैसे लगते हैं। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और हम लोग जैसा एथनिक देश, हम लोग जैसा डाइवर्स देश कहीं नहीं है। लेकिन फिलहाल हम एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं? बेल्जियम का। तो बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन अपन देखते हैं लिंगुअल बेसिस पर। लिंगुअल मतलब होता है भाषाई आधार पर हम बेल्जियम का कंपोजिशन देखेंगे। तो वहां पे 59% लोग क्या है, डच स्पीकिंग है। कितने परसेंट? 59%। वेयर 40% लोग क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग। अब देखो, ये तो हो गया पूरे देश की बात। लेकिन अगर हम ब्रुसेल्स की बात करते हैं, यानी जो कि क्या है, बेल्जियम की कैपिटल। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच के चलना कि एक चीज बताओ, जैसे हमारा देश दिल्ली है, दिल्ली के कैपिटल में कौन एफर्ट कर सकता है रहना? वो जो बहुत ज्यादा गरीब है, या जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, एक अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, या एक वो जो अच्छे स्टैंडर्ड को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छे स्टैंडर्ड को एंजॉय करने वाला व्यक्ति ही बेल्जियम में रह सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रुसेल्स की अगर हम बात करें, किसी देश की कैपिटल की बात करें, तो वहां पे इस पर्टिकुलर देश के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंच स्पीकिंग सबसे ज्यादा है। तो एक कॉमन सेंस की बात आप लोग दिमाग में ये डालिए कि जब फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है फ्रेंच जो लोग हैं वो ज्यादा प्रॉस्परस हैं एज कंपैरिजन टू डच स्पीकिंग, क्योंकि वहां पे सेम ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग मात्र 20% है, और कुछ परसेंट पूरे देश में क्या है, जर्मन स्पीकिंग। तो यहाँ पे कुछ एथनिक कंपोजिशन आप मन में डालो। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एमसीक्यू के माध्यम से, कई बार ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि 1 नंबर में प्लीज डिफाइन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, या प्लीज कैलकुलेट, या प्लीज एनालाइज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। वेयरएस ये तो हो गया बेल्जियम का केस। अब अपन बात करते हैं श्रीलंका का। हमने कहा हर सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, तो स्वाभाविक है श्रीलंका में भी आपको क्या देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी। तो श्रीलंका में 74% क्या है, सिंहाला स्पीकिंग। देखो, ये सिंहाला जो वर्ड है ना, ये अपने आप में एक लैंग्वेज है, ठीक है। एक लिंगुअल एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका की कितनी है, 74% दैट ऑफ सिंहाला, वेयर एज ओनली 18% दैट ऑफ तमिल्स। लेकिन उसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरी देखते हैं। उसमें भी दो तरीके से डिफाइन किया गया। 18 में 5% क्या है, इंडियन तमिल्स, वेयर एज 13% क्या है, श्रीलंकन तमिल्स। अब ये सोचना मत कि इंडियन तमिल सर श्रीलंका में कहां से, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, वो बात अलग थी कि हमने राम सेतु बनाया और हम दौड़ते भागते चले गए और बहुत बहुत ही अच्छा युद्ध किया, लेकिन ये तो अभी हो नहीं सकता है। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। क्या हुआ था कॉलोनियल एरा में, जब ब्रिटिशर्स इंडेंजर्ड लेबर आखिरकार होता क्या है, जब किसी लेबर को हॉक्स, झूठ मूठ की इंफॉर्मेशन देके किसी एक देश से दूसरे देश काम करने ले जाया जाता है। फिर से, जब कोई कॉलोनियलिस्ट देश किसी देश के लेबर्स को हॉक्स या झूठी इंफॉर्मेशन देके एक देश से
दूसरे देश ले जाया जाता है। यानी इस कंडीशन में इंडिया से जो तमिल्स श्रीलंका गए वो क्या कहलाए, इंडियन तमिल्स, लेकिन लैंग्वेज क्या रही उनकी, तमिल। लैंग्वेज क्या रही, तमिल। तो दो कैटेगरी बन गई, एक इंडियन तमिल और वो जो वहीं के नेटिव थे, नेटिव मतलब वहीं के निवासी, वो क्या कहलाए, श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंका में क्या थे, सिंहालास थे और तमिल्स। तो ये दोनों थी भैया श्रीलंका और बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन। अब पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजन था कि पावर शेयरिंग के बारे में इतना ज्यादा गहन अध्ययन करने की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए हम लोग केसेस को थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम बेल्जियम के बारे में देखें तो बेल्जियम ने ऐसा क्या किया कि उसकी पूरी डाइवर्सिटी एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब होल्ड हो गई। वेयर श्रीलंका में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कुछ टाइम पहले की बात कर रहे हैं अपन, अभी श्रीलंका की स्थिति काफी ज्यादा फेयर है लेकिन उतनी ज्यादा फेयर नहीं है। बेल्जियम के बारे में बात करते हैं तो बेल्जियम ने बहुत दिमाग से खेला। देखना एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप समझदार व्यक्ति हो तो आप हमेशा दिमाग से काम करोगे। आप स्ट्रेटेजिक होके बहुत ही ज्यादा टैक्टिक्स यूज करते हुए एक अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। और एक चीज और, बातचीत जैसी उपाय कोई अदर चीज में नहीं है। ट्रीटीज, ट्रूस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक देश को काफी ज्यादा प्रॉस्परस बनाने का काम भी करते हैं एज कंपेरिजन टू इंटरनल वॉर या सिविल वॉर जिसे आप कह सकते हो। तो हम बात करते हैं बेल्जियम के काम के बारे में। तो बेल्जियम में सबसे पहले हम देखते हैं पहला स्टेप उसने क्या किया कि भैया डच और फ्रेंच जो स्पीकिंग थे लोग उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान रखना देश में उनकी मेजोरिटी कुछ और है। देश में 59% क्या है, डच है, 40% वहां पे क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग। वेयर इज ब्रुसेल्स में उनकी कैपिटल में 80% क्या है, फ्रेंच है और 20% क्या है, डच स्पीकिंग। मतलब कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि कैपिटल में जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो ऐसा ना हो कि इसको फेवर करे या ऐसा ना हो इसको फेवर करे। तो उसके लिए क्या किया हमने, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और हम लोगों ने जर्मन स्पीकिंग का भी ख्याल रखा। मतलब हम लोग यहाँ पे बेल्जियम की बात कर रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग के लिए भी उन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए। पहली चीज, इमेजिन करो आप क्रिकेट खेल रहे हो, अचानक से दो बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्लेयर आपके सामने आते हैं, तो आप हमेशा उनको चांस देते हो कि आप टीम को एक प्रकार से सेलेक्ट करिए। उससे क्या होता है कि दोनों की रेपुटेशंस बची रहती है, दोनों की डिग्निटी मेंटेन रहती है और दोनों अपनी बात को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख सकते हैं। और वही काम किया किसने, बेल्जियम ने। ठीक है, सोशल साइंस इज नथिंग अबाउट ऑल एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन अराउंड द सोसाइटी, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो ये किया किसने, बेल्जियम ने। दूसरा काम क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल से शब्द सेंट्रलाइजेशन का जस्ट अपोजिट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक छोटे से पॉइंट से पावर को निकालकर फैला देना। क्या कहलाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे बहुत सारे आपको टायर्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, स्टेट गवर्नमेंट बनी, लोकल गवर्नमेंट भी बनी और इसके अलावा एक और नई गवर्नमेंट बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक नया आइडिया इनके दिमाग में आया कहां से कि डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना है या कम्युनिटी गवर्नमेंट लाना है। क्योंकि भैया देखो ध्यान से, डच भी है, फ्रेंच भी है और बहुत कम नहीं है कि उनको नेग्लेक्ट कर सके, अच्छे खासे नंबर में। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति की कम्युनिटी ही ज्यादा अच्छे से समझ सकती है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी। और एक और अच्छा काम, जैसे हमारे दिल्ली में है दिल्ली की गवर्नमेंट, वैसे ही ब्रुसेल्स में क्या किया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बन के तैयार कर दी। जिसमें क्या किया गया कि भैया ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट अपनी होगी और ब्रुसेल्स के टैक्टिक्स को ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से डील करने के लिए कैपेबल थी। ठीक है, फिर अपन, अब ये तो हो गया इसका केस, काफी अच्छे स्टेप। कैसे इसने अकोमोडेट किया अपने आप को, सिर्फ एक ही कारण, पावर शेयरिंग। पावर को उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बहुत अच्छे से लोगों के बीच शेयर किया। और शेयरिंग से क्या हुआ, कॉर्पोरेशन, कोऑर्डिनेशन लीडिंग टू द मैनेजमेंट एज वेल एज मेंटेन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द सोसाइटी। और यही देखने को मिला। फिर अपन
हम बात करते हैं कि श्रीलंका के सर इतने ज्यादा केसेस को क्यों करना है, श्रीलंका तो क्या जरूरत। देखो एक चीज याद रखो, अगर आप पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हो किसी के साथ, अगर आप लंच लाए हो और मुसीबत के वक्त में उसके साथ आप खाना शेयर नहीं कर सकते हो, तो हो सकता है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको इन फ्यूचर देखने को मिले। श्रीलंका ने बस वही गलती कर दी। पावर शेयरिंग खाना तो नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने फॉलो किया मेजोरिटेरियनिज्म। कुछ नहीं है, सिंपल। मेजोरिटी एक थ्योरी जिसमें प्रमोट किया जाए किसको, मेजोरिटी। और मेजोरिटी कौन है यहाँ पे, सिहाला। मेजोरिटी कौन है, सिहाला। तो सिहाला को जब गवर्नमेंट फेवर करने लगी, यानी श्रीलंकन गवर्नमेंट जब सिहाला को फेवर करने लगी, तो उस कंसेप्ट को क्या बोला हम लोगों ने, मेजोरिटेरियनिज्म। अब क्या ऐसे स्टेप थे जिससे हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि उन लोग मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1956 के एक एक्ट की, जिसमें सिहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मैटर होता है। इंडिया ने, अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज के एक मुद्दे से अपने आप को बाहर खींच लाया और अपनी डाइवर्सिटी को ज्यादा अच्छे से एकोमोडेट कर पाया। लेकिन श्रीलंका ने वो गलती कर दी। आजाद समथिंग पैरेलल हुए, 1948 में वो आजाद हुआ, 1947 में हम आजाद हुए। लेकिन श्रीलंका ने गलती क्या की, मेजोरिटेरियनिज्म। देखो उसको गलती नहीं कहेंगे, वो उनका कुछ क्राइटेरिया रहा होगा, लेकिन हम उस केसेस के अनुसार उसको क्या कहेंगे, एक गलत स्टेप। 1956 में सिहाला को क्या बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया, तो क्या तमिल्स की कुछ वैल्यू रहेगी। इमेजिन करिए आप एक हिंदी मीडियम के छात्र हैं या आप एक अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं, अचानक से इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक्स वाई, सपोज करते हैं हिंदी की बात करते हैं, इंग्लिश से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, ठीक है, या यूं कहो नेशनल लैंग्वेज बना दी गई और हिंदी नहीं बनाई गई, हिंदी नहीं तो आपको जबरदस्ती क्या पढ़ना पड़ेगा, सिहाला। आपको अगर लेटर देना है किसी कलेक्टेड में, तो आपको वो किस लैंग्वेज में देना पड़ेगा, सिहाला। लेकिन आप पे तो सिहाला आती नहीं है, तो प्रॉब्लम वाली बात। तो इस कारण से काफी ज्यादा लोग नाराज हुए इस पर्टिकुलर एक्ट से। दूसरा पर्टिकुलर स्टेप क्या रहा, इन लोगों ने एक नेशनल रिलीजन ही घोषित कर दिया और उसको सबसे ज्यादा सुपीरियर रखा, और वो कौन सा था, बुद्धिज्म। यहां पे प्लीज आप लोग बुद्धिज्म को ये मत समझना कि वो गलत है, यहां पे एक स्ट्रेटेजी के तहत ये किया गया। बुद्धिज्म जैसा पीस लविंग रिलीजन कोई भी नहीं है। सारे रिलीजन हमें पीस लविंग है और सारे ही रिलीजन एक प्रकार से इक्वल है, लेकिन यहाँ पे स्टेप क्या किया उन लोगों ने, उसको नेशनल रिलीजन बना दिया, एक हेट्रेड की फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश की। और एक और स्टेप कि उन लोगों ने सिहालास को रिजर्वेशन भी देना चालू कर दिया। मतलब यूं कहो सोने पे सुहागा, इतनी सारी बेनिफिट चीजें हो रही थी। और एक और बेनिफिशियल चीज देखने को मिली कि रिजर्वेशन भी इनको मिल गया, एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द सिविल वॉर। सिविल वॉर एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, शीत युद्ध, काफी लंबे समय तक होने वाला युद्ध जो आपस में ही किसी भी देश के नागरिक, ठीक है, इंटरनल वॉर बिटवीन द citizens in a particular nation's boundary can be termed as civil war. सिविल वॉर सबसे ज्यादा डरावना होता है। ये एक्सटर्नल वॉर से भी ज्यादा डरावना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, और वो लोग कोई और नहीं है, वो लोग हम लोग ही हैं। श्रीलंका में ये सिचुएशन देखने को मिली। अब देखो, एक अपार्ट फ्रॉम दिस केस स्टडी हम आपको एक थोड़ा सा अबव फैक्ट बताना चाहेंगे। इंडिया से भी थोड़ी सी गलती हो गई। इंडिया से ये गलती हो गई कि लिट्टे को एक प्रकार से ऐसा आरोप लगाया जाता है, वो कितना सही है कितना गलत है उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कि लिट्टे को हम लोगों ने सपोर्ट किया। ये एक लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलाम एक ग्रुप हुआ करता था, इसको कई लोग टेररिस्ट ग्रुप भी बोलते थे, लेकिन कई लोग इसको फ्रीडम फाइटर बोलते थे कि ये फ्रीडम फाइटर का एक ग्रुप है। देखो एक बहुत अच्छा थॉट है, एले खान जी ने कहा था कि अ टेररिस्ट फॉर वन मे नॉट बी द टेररिस्ट फॉर अदर। एक व्यक्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति आतंकवाद है, तो जरूरी नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए वो आतंकवाद हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें भगत सिंह जी के बारे में, ब्रिटिशर्स उनको आतंकवाद समझते थे, लेकिन हम उनको क्या समझते हैं, फ्रीडम फाइटर। वो एक वेल कॉज के लिए लड़े, लेकिन उनकी दृष्टि में क्या थे, वो एक गलत शब्द थे उनकी दृष्टि में, लेकिन हमारी दृष्टि में वो क्या है, एक फ्रीडम फाइटर। तो वही हुआ
लिट्टे को लोग एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखने लगे, लेकिन वो सपोर्ट किसको कर रहे थे? तमिल्स को। लिट्टे जब नहीं जीत पाया, लिट्टे को ब्रूटली क्रश किया गया, और यहाँ पे एक सेपरेट तमिल इलाम यानी एक सेपरेट तमिल देश की मांग पूरी तरीके से खारिज हो गई। लेकिन लॉस किस चीज को झेलना पड़ा सबसे ज्यादा? इकोनॉमी को। एक लॉन्ग टर्म सिविल वॉर जिसमें किसी और से नहीं, आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, उसमें लॉस किसको हुआ? सिर्फ एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोरोना वायरस। सिंपल सा, कुछ नहीं है। क्या हुआ? यही हो रहा है, सिविल वॉर। है तो नहीं वॉर, लेकिन कुछ इसी तरीके से। ठीक है, लेकिन लॉस किसको झेलने को मिल रहा है? इकोनॉमी को। ये खत्म, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीज हुई। देखो, पावर शेयरिंग एक ने एक्सेप्ट किया, एक ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक ने एकोमोडेट कर लिया, लेकिन एक ने क्या कर दिया? उसको ब्रेक थ्रू कर दिया, और इससे काफी बड़ा लॉस देखने को भी मिला। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? यहां तक तो हम समझ गए कि क्या केसेस थे, कैसा था, क्या प्रॉब्लम थी, वो सब अब एक अलग टॉपिक है। अब अपन जाते हैं पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसके सिर्फ दो रीजन आते हैं, दो तो नहीं, बहुत सारे रीजन है, लेकिन फिलहाल हमें एक अपने बेस्ट आंसर के लिए दो रीजन का पता होना काफी है। एक प्रूडेंशियल होता है, एक मोरल होता है। बेसिकली दोनों में बहुत ही ज्यादा माइनर फर्क है, प्रूडेंशियल और मोरल। प्रूडेंशियल डिसीजंस वो होते हैं जो मोरल होने के साथ साथ इकोनॉमिकली या नेशनल इंटरेस्ट में काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी हों। वेयर एज मोरल इंटरेस्ट या मोरल तरीके, या फिर यूं कहो मोरली वो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो लोगों में वैल्यूज को काफी अच्छे से जनरेट कर सके। अगर हम प्रूडेंशियल के बारे में बात करते हैं, सपोज करो कि हमने टैक्स को कंपलसरी कर दिया, या कोई एक्ट लेकर आए जिसमें टैक्स हमने कंपलसरी किया। पहला, इकोनॉमिकली क्या वो इंपॉर्टेंट है, क्या वो नेशनल इंटरेस्ट में बेनिफिशियल है? बिल्कुल हाँ। दूसरा, क्या वो मोरली सपोर्टेड है? हाँ। एक लोगों में एक वैल्यूज होनी चाहिए कि भैया हमें टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसके टैक्स से चलती है? हमारे टैक्स से चलती है। और गवर्नमेंट को बेहतर बनाने के लिए एक्सचेकर यानी राजकोष की जरूरत पड़ेगी, और वो एक अच्छा डिसीजन यानी वो प्रूडेंशियल। वेयर एज मोरल क्या हुआ? इमेजिन करो ट्रिपल तलाक को बैन कर देना एक बहुत अच्छा मोरल डिसीजन था। क्या पावर शेयरिंग ने मोरली उसको सपोर्ट किया? बिल्कुल हाँ। उससे लोगों के इंटरेस्ट को काफी हद तक सपोर्ट मिला, एक वैल्यू सिस्टम को काफी ज्यादा स्क्रूटनाइज करते हुए स्ट्रेंथन किया गया। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया, अब अपन बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर होता है खत्म। तो स्टार्ट करते हैं चार पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, political parties and pressure group, and last but not least among social groups. सबसे पहले वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल मतलब लेयर वाइज। वर्टिकल में सबसे ऊपर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षेत्र। किस एरिया तक वो पावर में है, वो बड़ा होता है। वो चाहे तो तमिलनाडु का डिसीजन ले सकता है, चाहे तो दिल्ली का डिसीजन ले सकता है, चाहे तो अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे बना सकता है, चाहे तो कन्याकुमारी का एयरपोर्ट को ज्यादा स्ट्रेंथन कर बना सकता है, या फिर ज्यादा अच्छे से उसको कार्यरत कर सकता है। तो ये तो हो गया सेंटर। फिर आता है स्टेट, उससे थोड़ा सा छोटे लेवल पर, और फिर लास्ट में आता है लोकल गवर्नमेंट। अब इसका एक फायदा भी है, देखो याद रखना, सेंटर हर घर पे जाके ये नहीं पूछ सकता है कि सर आपके घर के सामने की रोड है कि नहीं है, लेकिन एक लोकल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। तो लोकल गवर्नमेंट किससे जुड़ी होती है? स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट किससे जुड़ी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब इमेजिन करो आपके घर के सामने की रोड बनी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे दिए लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट ने आके आपके घर के सामने की रोड बना दी। क्या पावर शेयरिंग आपके लिए बेनिफिशियल हुआ? बिल्कुल हाँ, क्योंकि लोकल लेवल पे आपके पास काम पहुंचा है। घर के सामने सैनिटाइज करने के लिए वर्कर्स आते हैं एरिया को, इसके कारण पावर शेयरिंग अच्छी मानी गई है। और उस ऐसी पावर शेयरिंग को क्या बोलते हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग।
नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब आई साइड के पैरेलल। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेचर क्या होता है? बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा 6th 7th 8th क्लास में। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव एक ग्रुप है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसका काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्मुलेट करना। वेयर एज एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप है लोगों का, जो कि दो तरीके से फॉर्म होगा, जो अपन कभी फर्दर डिस्कस करेंगे। उसका काम क्या होता है? उस काम को एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट करवाना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? उस चीज को स्क्रूटिनाइज या रिव्यू करना। और तीनों क्या होते हैं? इक्वल। ये लॉ बनाता है, ये लॉ को आगे फैलाता है या लागू कराता है, और ये लॉ को जज करता है। अगर इसने कहा कि लॉ खराब है तो वो नल एंड वॉइड। इसने कहा कि हम उसको लागू नहीं करेंगे तो भी वो काम करेगी, या इसने कहा कि हम लॉ को पास नहीं करेंगे तो भी वो लॉ बनने वाला नहीं। यानी तीनों आपस में इक्वली पावरफुल है और इक्वल इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। थर्ड के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। अब एक चीज बताओ, आपके दिमाग में अगर चल रहा होगा कि हमारे घर के सामने का एक पार्क जो है वो काफी अच्छा बनना चाहिए, थॉट आया, आपने वो थॉट आगे मूव कराया, एक किसी पर्टिकुलर आपने लोकल गवर्नमेंट के व्यक्ति को बताया, उसने स्टेट गवर्नमेंट को बताया, उसने सेंटर। लेकिन याद रखना, वो लोकल गवर्नमेंट का व्यक्ति किससे जुड़ा था? पॉलिटिकल पार्टी। कई बार याद रखना, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। क्या आपको पता चलता कभी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना नामक कोई योजना आई थी? कोई व्यक्ति ने आके स्टेज पे आके अनाउंस किया, आपके कानों तक बात गई, आपको उस योजना के बारे में पता है। एक्ट एज अ ब्रिज। और एक और प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप लोगों का ग्रुप होता है जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले उस चीज के विरुद्ध। जैसे कि 2012 की बात करें तो जुवेनाइल एक्ट लाया गया था प्रेशर ग्रुप के तहत, जिसमें ह्यूनस क्राइम की एज 18 से रिड्यूस करके 16 कर दी गई। प्रेशर ग्रुप। जैसे एंटी करप्शन की बात करें, प्रेशर ग्रुप। ये चीज हुई। और फोर्थ बट नॉट लीस्ट, अमंग सोशल ग्रुप्स। देखो, ये सोशल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अब इमेजिन करिए हमारे घर के ही सामने को अगर पार्क को अच्छा बनाना है तो हम एक सोशल ग्रुप ही बना लेते हैं। हम और हमारे कुछ फ्रेंड्स, कुछ सीनियर्स आपस में जुड़कर एक सोशल ग्रुप बनाएंगे और उस पूरे एरिया को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सोशल ग्रुप में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई, फंडिंग आई, हमने उस चीज को कर दिखाया। तो पावर शेयरिंग से क्या हुआ? वर्क सक्सेसफुल हुआ। तो अल्टीमेट कंक्लूजन यही निकलता है कि पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे आप किसी देश को या तो एकोमोडेट कर सकते हो या तो उसको तोड़ सकते हो। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। हम आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर दे देंगे, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसको आंसर दीजिए, और फिर उनके मॉडल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो थोड़ी सी छोटी वीडियो होगी। थैंक यू गाइस।